Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, Mahila College, Ara. Today's topic is sources of hypothesis. In my last video, I told you about the meaning of hypothesis and what are the merits and demerits of hypothesis. This course is for postgraduate course as well as for degree course also you can use it. But now I am teaching for paper CC3, that is research methodology, and it comes under unit 2. First of all, we'll know the importance of hypothesis. Why do we use hypothesis in any research? So while understanding the importance, we'll read out these lines properly. A hypothesis is a precise, testable statement of what the researchers predict will be the outcome of the study. इसको समझाने के लिए मैं बता दूं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। एक प्रिसाइज यानी बिल्कुल प्रिसाइज, छोटा, टेस्टेबल यानी कि जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, और टेस्टेबल स्टेटमेंट वैसा कथन जिसको कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और जो रिसर्चर्स का जो प्रेडिक्ट करता है, मतलब रिसर्चर जो सोचता है, जो प्रेडिक्ट करता है, पहले से एज्यूम करता है, और वो आउटकम ऑफ द स्टडी यानी कि स्टडी का जो रिज़ल्ट होगा वो उसके द्वारा प्राप्त हो सकता है। यानी कि हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिसर्चर जो पहले से प्रेडिक्ट किया रहता है कि इस तरीके का आउटकम हो सकता है, उसके इस तरह का रिज़ल्ट उसके स्टडी का आ सकता है, वैसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। Hypothesis is a conjectural statement of a problem which directs the research to a defined goal. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्टेटमेंट है और किससे संबंधित है, समस्या से संबंधित है और प्रॉब्लम से संबंधित। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को वो क्या करता है, वो हमें डायरेक्ट करता है रिसर्च को टू फाइंड हिज डिफाइंड गोल। जो पहले से पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य जो एक रिसर्चर बनाता है उसके तक पहुंचने के लिए ये एक स्टेटमेंट है जो कि समस्या के अनुकूल ही इसे हम बनाते हैं। तो ये चूँकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है हाइपोथेसिस क्योंकि वो एक राह दिखाता है, कि दिशा प्रदान करता है रिसर्चर को कि वो रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क को उसी प्रकार से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अब है कि हाइपोथेसिस में क्या होना चाहिए। वो हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी एक्सप्लेन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए परिकल्पना जो कि एक्सप्लेन कर सके कि क्या होने वाला है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा होगा, उसी तरह को उसको एक्सप्लेन करने लायक होना चाहिए। जैसे कोई भी समस्या का अगर हम परिकल्पना बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो अगर हम ये हाइपोथेसिस बनाते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो ये एक्सप्लेन किया क्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल होता है। कई बार हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, हम लोग सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह से कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसके द्वारा हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, उसी को एक्सप्लेन करता हुआ हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए। दूसरा है बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ज़रा सा भी एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन वाले स्टेट नहीं होना चाहिए हाइपोथेसिस में। इट शुड डिफाइन क्लियरली व्हाट द मैटर इज़, और अंडरस्टैंडेबल यानी कि उसको कोई समझ सके। अगर कोई हाइपोथेसिस को पढ़ता है तो वो रिसर्च के आउटकम तक पहुंच जाता है कि उसका ये आउटकम या ये रिज़ल्ट होगा, इसलिए वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। टेस्टेबल, इट शुड बी टेस्टेबल, मतलब कि हाइपोथेसिस को हम प्रमाण योग्य बनाते हैं, टेस्ट करने योग्य बनाते हैं, होता है वो, बनाते नहीं होता है वो, जिसको कि हम कहते हैं इट शुड बी टेस्टेबल। इट शुड बी मेजरेबल, जो रिज़ल्ट हम पाते हैं या जो हाइपोथेसिस अगर कंफर्म होता है, प्रूव होता है एट द एंड ऑफ द रिसर्च, तो वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसको स्टैटिस्टिकली हम मेजर कर सकें, ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए।
नेक्स्ट है कंटेन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। पिछले वीडियो में हमने समझाया था वेरिएबल्स के बारे में। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें कॉज और इफ़ेक्ट जिसको हम कह सकते हैं। एक कारण होता है जिसका प्रभाव हम देखते हैं किसी भी समस्या में। बहुत सारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं जिनको हम लोग जब हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, तो उसमें कारण होता है, उसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे सिगरेट पीना एक कारण है और प्रभाव ये है कि कैंसर होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी हाइपोथेसिस में क्या होना चाहिए, इट शुड कंटेन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर। व्हेन टू फॉर्म हाइपोथेसिस, हम लोग कब हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस गिव्स अ डेफिनेट पॉइंट टू द इंक्वायरी, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग direction in which to proceed and helps to delimit the field of inquiry by choosing the permanent point on which to concentrate। यानी कि इसमें जो हम फॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि वो हमको एक डेफिनेट पॉइंट बतलाता है, हमें एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन देता है। इस डायरेक्शन इस्टेब्लिश करने में हमको मदद करता है, हमको प्रोसीड करने में हेल्प करता है, ताकि हम अपने उस कार्य को, उस रिसर्च को हम आगे बढ़ा सकें, प्रोसीड कर सकें। और उसके बाद हम उसके परमानेंट पॉइंट, मतलब उसको जो इंक्वायरी बाय चूजिंग द परमानेंट पॉइंट ऑन विच टू कंसंट्रेट, कौन से पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है, कैसे हमें उस रिसर्च को आगे बढ़ाना है, इन सारी बातों को हाइपोथेसिस बिल्कुल क्लियरली समझाता है। और इसलिए हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा स्टेप है जो कि हमारे रिसर्च को एक दिशा प्रदान करता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम मेन अपने टॉपिक पर आज के आ जाते हैं, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हम लोग कौन कौन सा ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो क्योंकि निर्माण हम अपने मन से नहीं कर सकते, हाँ ये ज़रूर है कि समस्या के अनुसार ही हम निर्माण करते हैं हाइपोथेसिस का, लेकिन उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, किस किस स्रोत के ऊपर आधारित है हमारा हाइपोथेसिस, किस स्रोत के आधार पर हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, ये हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है प्रीवियस रिसर्च, यानी कि इसको कहते हैं पहले के शोध, यानी पहले जो भी शोध किया हुआ रहता है उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मुख्य स्रोत, पूर्व में हुए अनुसंधान अगर कोई होता है, किसी भी उसी से रिलेटेड टॉपिक पर अगर कोई अनुसंधान होता है, तो उन अनुसंधान के परिणामों का शोधकर्ता जो है वो विशेष रूप से अध्ययन करता है और सूचनाएं प्राप्त करता है। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वह परिकल्पना का निर्माण करता है और उन सुझाव एवं सूचनाओं के आधार पर शोधकर्ता अपनी समस्याओं के अनुकूल परिकल्पनाएं बनाता है, जो उसके, चूँकि वो समस्या से के मिलता जुलता वो रिसर्च होगा, तो उसी से वो उसी के अनुकूल परिकल्पना बनाता है तथा उन कमियों को पूरा करने का भी प्रयास करता है जो उसके पहले अनुसंधानों में होती है। ये भी बात है कि अगर समझ लीजिए पूर्व के अगर रिसर्च में अगर किसी तरह का कोई कमी रह गया है या किसी तरह का कोई उसमें हम बेटर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए भी जो रिसर्चर है वो उसी के आधार पर अपना हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। दूसरा होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब होता है व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि जो रिसर्चर है उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें बहुत काम करता है। परिकल्पना के निर्माण का आधार शोधकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामान्य घटनाओं को भी शोधकर्ता नवीन दृष्टिकोण से देखता है और घटना में यदि कोई नई बात देखने में उसको प्रकाश में वो आता है तो वो परिकल्पनाओं का निर्माण उसी के आधार पर वो कर लेता है। तो ये शोधकर्ता के रचनात्मक शक्ति और तर्क और सूझबूझ का होना भी इसमें अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये गुण नहीं रहेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं कर पाएगा। तीसरा है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि शोध सार मतलब होता है कोई भी रिसर्च जब होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट जर्नल्स में छपते हैं या जहाँ से भी, तो उन शोध सार के आधार पर भी हम लोग हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं, मदद मिलती है। यानी कि हम लोग कभी भी शोध सार अगर पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, तो उससे हमें अपनी परिकल्पना के निर्माण में काफ़ी मदद मिलती है। और पहले के किए गए शोध के निष्कर्ष को हम देखते हैं, शोध समस्याओं से इन संक्षिप्त निष्कर्षों को शोधकर्ता अध्ययन भी करते हैं और सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर परिकल्पना की रचना की जा सकती है।
चौथा है रिसर्च जर्नल्स। रिसर्च जर्नल्स यानी कि जैसा अभी हमने बताया था कि जो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जर्नल्स में छपते हैं, पत्रिकाएं में। तो इन शोध पत्रिकाएं इसको कहा जाता है। तो शोध पत्रिकाओं को जब हम पढ़ते हैं और जब हमारे समस्या से मिलता जुलता कोई ऐसा भी रिसर्च हुआ है तो उस पत्रिका को हम पढ़ते हैं, उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस तरह के समस्या में किस तरह का हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। तो शोधकर्ता अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार शोध पत्रिकाओं का अध्ययन करता है, उन पत्रिकाओं का, और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परिकल्पना बनाते हैं। नेक्स्ट है रेलेवेंट थियरीज। रेलेवेंट थियरीज़ का मतलब होता है संगत सिद्धांत। परिकल्पनाओं का रचना संगत सिद्धांतों से भी होती है। जिस विषय पर शोधकर्ता शोध करना चाहता है उस विषय पर उपलब्ध सिद्धांतों का अध्ययन करता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई शोधकर्ता शिक्षण संबंधी शोध करना चाहता है तो थॉर्नडाइक, पावलोव आदि मनोवैज्ञानिक की सिद्धांतों का अध्ययन कर सकता है और उनके सिद्धांतों को अध्ययन करने के बाद उसमें से जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उसकी रचना बिल्कुल सही होगी। मतलब ये जो भी थ्योरीज़ पहले के लर्निंग थ्योरीज़ में स्किलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, इन लोगों का थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि इन मनोवैज्ञानिकों के थ्योरीज़ को हम पढ़ेंगे तो उसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगा हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। हम अन्य एग्जाम्पल में भी अन्य टॉपिक पर जिन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उनके थ्योरीज़ को हम लोग पढ़ के काफ़ी कुछ जान सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कल्चर्स, यानी संस्कृतियों का अध्ययन। जैसे विभिन्न संस्कृतियाँ अलग अलग समय में संस्कार तथा विशिष्ट ज्ञान का प्रतिबिंब होती हैं। उन संस्कृतियों में कल्पना, चिंतन आदि विचारधाराएँ होती हैं। अतः विभिन्न संस्कृतियों में संबंधित साहित्यों का अध्ययन करके नए तथ्यों की जानकारी मिलती है तथा शोधकर्ता को परिकल्पना बनाने में मदद भी मिलती है। यानी कि पहले हम जितने भी संस्कृतियाँ होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद हम उसके द्वारा उसके जो निष्कर्ष हम लोग प्राप्त करते हैं या हम लोग देखते हैं कि कैसे उसमें शोधकर्ता कभी किसी ने कभी शोध किया है या जो भी, तो उसको हम लोग देख के कल्चर्स को स्टडी करके भी हम काफ़ी कुछ उस कल्चर पर अगर आधारित हमारा समस्या है तो हम परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट एंड कम्पिटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्पिटेंस पहले भी हमने बताया कि सूझबूझ और नॉलेज का होना भी बहुत अनिवार्य होता है किसी भी एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर के लिए। तो इसको हम कहेंगे व्यक्तिगत रुचि एवं सामर्थ्य। परिकल्पना के निर्माण में शोधकर्ता में रुचि और सामर्थ्य का होना अनिवार्य है। जिस विषय में वह सक्षम होता है वह उसकी रुचि होती है, उतनी ही जल्दी वो परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। ये तो सही बात है कि जिस काम में हमको रुचि है वो काम हम अच्छा और जल्दी कर सकते हैं। ये तो हम लोग पहले भी मोटिवेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जिस चीज़ में हमें रुचि होती है, जिस काम को करने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं, वैसे कार्य को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हाँ, ये भी होना, कॉम्पिटेंसी भी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर सक्षम हम नहीं होंगे अपने कार्य में तो हम सिर्फ रुचि रखने से ही नहीं होगा, उसमें सक्षम भी होना अनिवार्य होता है। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी किसी भी रिसर्चर में होना अनिवार्य है, तभी हम अच्छा हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स ओपिनियन। एक्सपर्ट्स ओपिनियन यानी विशेषज्ञों का मत। विशेषज्ञ कौन होता है? विशेषज्ञ वो होता है जो कि अपने किसी भी थ्योरी, किसी भी रिसर्च के लिए वो या किसी भी टॉपिक जो वो एक्सपर्ट है, यानी वो बिल्कुल विशेषज्ञ है। तो वैसे लोगों का भी मत लेकर हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे उनसे भी हम लोग विचार विमर्श किया जा सकता है और उन्हीं के सुझाव से हम लोग परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी कभी जैसे तुलनात्मक अध्ययन से भी परिकल्पनाओं की रचना में सहायता मिलती है। जैसे दो वस्तु या प्राणियों में अगर समानता के आधार पर परिकल्पना बनाई जाती हैं, जैसे पशु तथा मनुष्य में गुणात्मक समानता होती है, उसी समानता के आधार पर पशुओं पर किए गए जो भी प्रयोग के जो परिणाम होते हैं वो मनुष्य पर भी जनरलाइज कर दिया जाता है। हमने देखा है जैसे कि लर्निंग थियरीज़ में हम लोग वनमानुष पर करते हैं, बिल्ली पर करते हैं, चूहे पर करते हैं। तो उन लोगों वो सब जो प्राणी होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके ऊपर हम जो रिसर्च करते हैं उसको हम लोग मनुष्य के सीखने पर भी जनरलाइज कर देते हैं। जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी में के आधार पर हम देखते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में बंदर जो था वो किस तरीके से
सेब का टुकड़ा उतार लेता है, या फिर बिल्ली कैसे केज से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के मछली का टुकड़ा खा लेती है। तो इस तरह से उसके आधार पिछले जो थियरीज़ होते हैं उसके आधार पर जो हम रिसर्च का जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम एनालॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट, विरोधी परिणाम। अब कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि कभी कभी एक ही विधि पर शोधकर्ता शोध करते हैं और विरोधी परिणाम प्राप्त करते हैं। उन विरोधी परिणामों को देखते हुए जब नए शोधकर्ता किसी निश्चित परिणाम पाने के लिए या अपने आत्मसंतुष्टि, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पुनः शोध करने का अगर प्रयास करते हैं और अपनी परिकल्पना का निर्माण रचना उसी के अनुसार करते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि नहीं, एक ही अगर हम कोई टॉपिक लेकर चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि एक रिसर्चर ने किया तो उसका ये रिज़ल्ट आया और दूसरे रिसर्चर ने किया उसी टॉपिक पर तो दूसरा रिज़ल्ट आया, तो हमें ये उत्सुकता बढ़ती है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एंग्शियस होते हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट हुआ। तो हम दोबारा उसके ऊपर करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कि हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए प्रयोग में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या रिज़ल्ट प्राप्त होता है। तो उसके लिए भी हम जब हम रिसर्च करते हैं तो उस पूर्व के हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस बनाकर हम लोग रिसर्च करते हैं। तो ये इतने सारे सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस हैं, यानी स्रोत। हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाने के विभिन्न स्रोत जिसके आधार पर एक अच्छा हाइपोथेसिस का हम निर्माण कर सकते हैं और निर्माण करने के बाद हम शोध कार्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।